नूरे गजलान साईं फातिमा शाह को सरदार हैदर खान के कहने पर, क्योंकि वो खुद अपने बाप के पास हॉस्पिटल में थी, उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, उसके अपार्टमेंट से लेकर अपनी हवेली में आया तो सामने बड़े से हॉल में नूरे हरम और अली को देख तेज़ी से आगे बढ़ा और नूरे हरम के कंधों से पकड़कर परेशानी से उसका नाम पुकार बैठा। साईं, आप परेशान ना हो, हमें कुछ नहीं हुआ। ये बेगैरत इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कोई डरपोक लड़की नहीं है जो इस खबीस से डरेंगे। नूरे हरम उसकी परेशानी की वजह समझते बोली तो गजलान साईं ने संजीदगी से मुड़कर नीचे गिरे आतिश बेग उर्फ अली को देखा, जबकि फातिमा तो उसे वहाँ बुरी हालत में फर्श पर गिरे बुरी तरह लरज रही थी। यहाँ क्या लेने आए थे? गजलान साईं ने कदम आतिश बेग की जानिब बढ़ाते संजीदगी से उससे पूछा। आतिश बेग की नज़रें ऊपर उठी और गजलान साईं के स्पाट चेहरे पर जा ठहरी। ये हमारी इज्जत खराब करने की नीयत से यहाँ आया था साईं, लेकिन हमने इसे नाकाम कर दिया और अब ये इतना बेबस है कि अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो सकता। फातिमा भाभी, आप क्यों डर रही हैं? यहाँ आइए और अपने गुनहगार को सज़ा दें। अगर आप डरेंगी तो दुनिया का सामना कैसे करेंगी? नूरे हरम की नज़रें जब फातिमा पर पड़ी तो वो आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम कर बोली, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। इस शख्स को देखकर मुझे वो सब याद आता है जो इसने मेरे साथ किया। मैं वो चाह कर भी नहीं भूल सकती। फातिमा ने रोते हुए कहा तो नूरे हरम ने नफ़रत से आतिश बेग की तरफ देखा, जबकि गजलान साईं की नज़रें आतिश बेग पड़ी थी। फातिमा भाभी, इन जैसे शैतानों को जीने का कोई हक नहीं। इन्हें इस तरह ख़त्म करके माहौल को साफ कर देना चाहिए। नूरे हरम कहते ही फातिमा का हाथ पकड़कर आतिश बेग की जानिब बढ़ी और गुस्से से अपने दूसरे हाथ में दबे चाकू को उसने नफ़रत से आतिश बेग को घूरते हुए उसके सीने में घोंप दिया। ये इतना अचानक किया था नूरे हरम ने कि गजलान साईं और फातिमा समझ ही ना सके, जबकि आतिश बेग दर्द से चिल्लाकर नीचे गिरता गया। यह आपने क्या कर दिया नूरे? गजलान साईं ने फटी फटी निगाहों से आतिश बेग को नीचे गिरते देखा तो तेज़ी से नूरे हरम की जानिब बढ़ा और पकड़कर उसे झिझोड़ कर पूछने लगा, साईं, इस शैतान को इस हालत में देखकर क्या आपके दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो रही है जो इतना परेशान हो रहे हैं? नूरे हरम गजलान के चेहरे पर परेशानी देख तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर उससे पूछने लगी तो गजलान साईं उसके गलत मतलब पर उसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। हम परेशान इसकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से हो रहे हैं। अगर पुलिस को पता चल गया कि आपने इस शैतान को मारा है तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो मेरा क्या होगा? गुस्ताख लड़की, ये सोचा है आपने? क्यों कानून अपने हाथ में ले रही हैं? लाएं, हमें ये चाकू दें, हम खुद संभाल लेंगे ये सब। आप एक काम करें, यहाँ से चली जाएं फातिमा को लेकर। गजलान साईं ने तेज़ी से उसके हाथ से चाकू लेते गुस्से से कहकर उसे पीछे धकेल कर कहा तो नूरे हरम साकित नज़रों से उसे घूरने लगी, जो एक बार फिर से बेगुनाह होते हुए भी सिर्फ अपने से करीब तर शख्स के लिए खुद को गुनाहगार साबित करने के लिए तैयार कर रहा था खुद को। साईं, क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों? पुलिस को इत्तला पता नहीं किसने दी थी, जबकि नूरे हरम ने चाकू से मारा था ना कि पिस्तौल से, कि बाहर आवाज़ चली जाती। ये हवेली में से ही किसी मुलाजिम का काम था, क्योंकि आतिश बेग के मरने के बाद वो हवेली पहुंचे थे। गजलान साईं के हाथ में चाकू देख वो तेज़ी से आगे बढ़े और उसके हाथ से चाकू लेकर उसे हथकड़ी लगाने लगे तो नूरे हरम गुस्से से आगे बढ़ी और उसके सीने पर मुक्का मारते बोली, ये राज आप अपने दिल में दफन कर लें कि अली को हमने नहीं बल्कि आपने मारा है। इसका अंजाम इतना ख़ास नहीं था, लेकिन ये मर गया है। हम इसके इस अंजाम से भी खुश हैं। बस आप इतना याद रखें कि आपको हमेशा के लिए इस बारे में खामोश रहना है। गजलान साई ने संजीदगी से पुलिस ऑफिसर से नूरे हरम से अकेले में बात करने की इजाज़त मांगी तो पुलिस ने जब उसे इजाज़त दी तो वो उसे लिए अपने रूम में पहुंचा और कंधे से पकड़कर कहने लगा, नहीं, हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। कत्ल हमने किया है, आपने नहीं, तो सज़ा भी हमें मिलनी चाहिए, ना कि आपको। नूरे हरम ने उसे घूर कर कहा, नहीं नूरे, खबरदार जो आपने बाहर पुलिस के सामने कुछ भी कहा, मैं पहले आपकी और फिर अपनी जान ले लूँगा, समझी आप? गजलान साईं की इस बात पर गुस्से से गजलान साईं ने उसकी बात पर गुस्से से उसे झिंझोड़ते हुए सर्द लहजे में कहा, गजलान साईं, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। एक ऑफिसर ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा तो वो नूरे हरम को पीछे हटाता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नूरे हरम जो वहीं खड़ी थी उसे खुद से दूर होते देख रही थी, भागकर उसकी पुश्त से सर टिकाकर बुरी तरह रोने लगी। ये क्या मामला है ऑफिसर? आप मेरे जीजा को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं इस तरह? हैदर खान जब हॉस्पिटल से यहाँ आया तो बाहर इतने सारे पुलिस वालों को और पुलिस वैन्स को देख तेज़ी से अंदर की तरफ भागा और जब अंदर पहुंचा तो अंदर एक लाश को और अपनी बहन के रूम से उसके तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ें सुनकर वो तेज़ी से उस तरफ बढ़ा।
जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने गजलान शाह की हाथों में हथकड़ी और अपनी बहन को रोते देख वो ऑफिसर से पूछने लगा। उसे अभी तक पता नहीं था कि बाहर लाश किसकी है। अगर पता होता तो वो मामला जल्द संभाल लेता। आपकी बहन के शोहर कातिल है, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ऑफिसर की बात पर वो तेजी से रूम से बाहर निकला और उस लाश के पास पहुंचा जिसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया था। जब कपड़ा उसने हटाया तो आतिश बेग को देख वो साकित रह गया और फिर उसकी नज़रें सामने डरी सहमी फातिमा पर पड़ी तो वो तेज़ी से आगे बढ़ा। उसे शानों से पकड़कर खुद के करीब करता वापस रूम की जानिब बढ़ा जहाँ गजलान साईं और उसकी बहन पुलिस की हिरासत में थे। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि इस इंसान को मेरे जीजा जी ने मारा है? ऑफिसर, उसने स्पाट लहजे में कहा। सबूत तो नहीं है, लेकिन लाश इनके घर से मिला है तो जाहिर सी बात है कातिल भी यही होगा। ऑफिसर ने हैदर खान को जवाब दिया तो हैदर खान तंजिया मुस्कुराकर अपना कार्ड उसे दिखाते बोला, गलत सबूत के बगैर आप किसी मासूम इंसान को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये रहा मेरा कार्ड, ये 1 माह से मेरी कैद में था और आज ये भागने की कोशिश में मेरे हाथों मरा है। ये एक ऑफिसर के रिवॉल्वर से मरा है तो ये केस गैर कानूनी नहीं बल्कि कानून के मुताबिक हुआ है। सो अब आप मेरे जीजा जी के हाथ से इज्जत से हथकड़ी खोलकर इनसे माफ़ी मांगे और तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। हैदर खान ने आसानी से सब कुछ संभाल लिया था। नूरे हरम गजलान साईं की पुश से अपना सर उठाकर उसने मोहब्बत से अपने भाई को देखने लगी। शुक्र है भाई, आपने सब संभाल लिया, वरना साईं तो जिद पर अड़े थे कि हमें बचा कर रहेंगे। नूरे हरम ने पुलिस के जाते ही हैदर खान की तरफ देखते हुए उसे सारी बात बताई। वो सब बाहर हॉल में बैठे थे। आतिश बेग की लाश पुलिस अपने साथ ले गई थी। फातिमा अब बिल्कुल ठीक थी क्योंकि अब उसके पास हैदर खान जो मौजूद था। नूरे, ये फ़र्ज़ था हमारा और अगर हमने वो सब नहीं किया होता तो आप एक कातिल के नाम से जानी जाती, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, क्योंकि मैं आपको कातिल नहीं समझता। वो शैतान हकदार था इस मौत का। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। दूसरी तरफ गजलान साईं जो सोफे पर बैठा हम तीनों को देख रहा था, नूरे हरम की बात पर उसे देखने लगा। लेकिन अफसोस, उस शैतान को मौत आसान तरीके से मिली। मैं तो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन शायद उसकी मौत मेरे नहीं मेरी बहन के हाथों लिखी थी। हैदर खान ने फातिमा के नाजुक हाथों को पकड़कर सर्द लहजे में कहा। वो इतने दिनों से उस शैतान को ढूंढ रहा था ताकि उससे अपनी बीवी का बदला बेरहमी से ले सके, मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। भाई, हमने उस खबीस को बुरी मौत देना चाही थी, लेकिन साईं ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। हमें रह रहकर अब साईं पर गुस्सा आ रहा है। नूरे हरम ने सख्त तेवरियां चढ़ाकर गजलान को देखा जो उसी जानिब देख रहा था। गुस्ताख लड़की, अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो पुलिस वाले आपको लेकर जाते। वो उसे घूरते हुए बोला, जीजा जी, ये पुलिस को आखिर यहाँ इनवाइट किसने किया होगा? यहाँ के मुलाजिम तो आपके वफादार है ना? मुझे नहीं लगता ये उन्हीं में से किसी का काम है। हैदर खान ने अहम मौजू की तरफ उन दोनों को मुतवज्जो किया तो वो भी सोच में पड़ गए। आसिया, क्यों तूने ऐसा किया? हाँ, अगर शाह बीबी को पता चल गया तो तुझे जान से मार डालेंगी। जानती तो है कि वो साईं से कितना प्यार करती हैं, फिर भी तूने ऐसा किया चंद टकों की खातर। और अब भाग क्यों रही है तू यहाँ से? नूरे हरम जो गजलान साईं से अपनी नाराज़गी निकालने के लिए अपने शैतानी दिमाग से एक प्लान निकाल कर किचन की तरफ बढ़ रही थी, मगर वहां पहुंची तो अंदर से आती खादमा की आवाज़ पर वो बाहर रुक गई। गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसने लगी। मतलब पुलिस को इतला हवेली के खादमा ने दी थी? तो वो शिकायत करने वाली इस हवेली की खादमा है। वाह, इतनी नमक हरामी! वाह भाई वाह! वो शदीद गुस्से में अंदर दाखिल होकर गुर्रा कर बोली तो वो दोनों खादमाएं उसकी आवाज़ पर सख्त डर कर पीछे हटी, जबकि जिसने पैसों के लालच में आकर पुलिस को इत्तला दी थी वो तो नूरे हरम के तासुरात देख लरजने लगी। शाबी भी माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आसिया अचानक नूरे हरम के पैरों के पास नीचे बैठकर उसके पैरों को पकड़ बुरी तरह रोते हुए बोली, आइंदा हम आने नहीं देंगे। गद्दार औरत! नूरे हरम ने उसे गुस्से से अपने पैरों से दूर किया। शाह बीबी, इसे माफ़ कर दें, ये बेवकूफ़ है, इसे अकल नहीं थी उस वक्त, इसने कमकली की थी पुलिस को इत्तला देकर, आप इसे माफ़ कर दें। दूसरी खादमा ने भी उसके पैरों में गिरकर अपने साथी को बचाना चाहा, लेकिन नूरे हरम उस खादमा को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहती थी जिसने उसके पीर साईं को गिरफ्तार करवाने की कोशिश की थी। वो भला कैसे उसे छोड़ती? माफ़ी? भूल जाओ कि हम माफ़ करेंगे इसे, और इसे अब भी बोलें इसी वक्त हमारी नज़रों के सामने से हट जाए, वरना मार डालेंगे हम इसे। शदीद नफ़रत से उसे देखती वो खादमा उस खादमा को उठाकर वहाँ से तेज़ी से बाहर निकली। अगर वो उसी तरह वहाँ खड़ी रहती तो हो सकता था कि नूरे हरम उसे सच में जान से मार दे।
गुल, देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना? कब्रिस्तान की फिजा उस आशिक के गम में सोगवार हो गई थी। वो उस कब्र के पास फासले पर बैठा एक खूबसूरत खिला हुआ फूल कब्र पर रखकर नम आंखों से कुत्ते पर लिखे नाम को देखने लगा। पता है मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई थी? आंखों को साफ करते वो अफसुर्दगी से मुस्कुराया। मुझे तुमसे उस दिन मोहब्बत हुई जिस दिन तुम पार्क में अकेली बैठी रो रही थी और उस शख्स का नाम लेकर शिकवा कर रही थी जिसने मोहब्बत के नाम पर तुम पर जुल्म किया था। मैं उस दिन दूसरों के बहकावे में आकर अपने दोस्त पर इल्ज़ाम लगाने के बाद अपने बिखरे वजूद को संभालने उस पार्क में आया था। उस दिन मैं भी टूटा हुआ था, लेकिन मैं उस औरत के बहकाने की वजह से अपने दोस्तों को खो चुका था। उस वक्त पता है मुझे अपने दुख के आगे तुम्हारा दुख बहुत बड़ा लगा था। मैं वादा करता हूँ उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया और हमें जुदा किया, हमारी बेटी को हमसे छीना। मैं उसके मिलते उसे जान से मार डालूंगा। वो सर झुकाकर सुर्ख आंखों को सख्ती से मूंदे नफरत से खुद से बोला। उस दिन को याद करते वो आंसू बहाने लगा जिस दिन गुलेरानिया उसे पहली बार मिली थी। वो बहुत सोगवार दिन था उसके लिए भी और गुलेरानिया के लिए भी। वो टूट गई थी अपने अजीज रिश्ते की वजह से, जबकि उस दिन वो अपने दोस्तों को खोने की वजह से टूटा था। मैं एक बेसहारा और यतीम लड़की हूँ, तो वो जालिम मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अल्लाह पाक, मैंने तो सिर्फ खुशियाँ चाही थी, तो फिर मेरे लिए आजमाइश क्यों बना रहा है? क्यों? वो सीधा गांव से यहाँ इस पार्क में आया तो एक सुनसान पुरसकून गोशे में जाकर वो एक बेंच से टेक लगाकर रोने लगा, लेकिन किसी निस्वानी खूबसूरत आवाज़ पर सर उठाकर आसपास देखने लगा। उसी बेंच पर फासले पर एक नौजवान लड़की को सर झुकाए बुरी तरह रोते देख वो हैरत ज़दा रह गया था। अगर मेरी बच्ची की बात ना होती तो मैं उस जालिम शख्स से दूर चली जाती, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो मेरी इस हरकत पर मेरी बच्ची को मुझसे न छीन ले। आप ही बताएं मैं क्या करूं, कैसे उस शख्स से जान छुड़वाऊं? वो चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखने लगी तो शहरियार बख्शा खूबसूरत चेहरे पर नील के निशान देख साकित रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ। तभी वहाँ एक नौजवान शदीद गुस्से में आकर उस लड़की को शानों से पकड़कर पूछने लगा। मेरा दम घुट रहा था घर में, तो मैं यहाँ चली आई थी ताकि कुछ बेहतर फील कर सकूं। वो अपने आंसू साफ करती उस नौजवान से बोली जो अब शहरियार को शक भरी नज़रों से घूर रहा था। तो तुम्हारे दम घुटने की वजह ये है बीवी? वो यकदम से उसे बाजुओं से पकड़कर शहरियार के सामने करता गुस्से से चीखते हुए बोला, जबकि शहरियार बख्शा अपने करीब उसका खूबसूरत चेहरा देख हैरत से उस नौजवान को देखने लगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? हाँ। शहरियार बख्शा यकदम से गुस्से में पागल होता उस लड़की को उससे छुड़ाने के बाद उस नौजवान के चेहरे पर मुक्का मारते गुर्राया। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। मुझे बहुत दिनों से इसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे थे और अब इसके बदलने की वजह भी पता चल गई है। तो क्यों क्यों ये ड्रामा करके तुमको और ख़ुद को बचा रही है मुझसे? वो नौजवान आगे भी कुछ और बकवास करता शदीद गुस्से में उस पर मुक्के बरसाने लगा, जबकि वो लड़की अब डर और खौफ के बाइस बेंच पर बैठी बुरी तरह लरज रही थी। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारी बीवी से आज पहली बार मिल रहा हूँ। तुम कैसे मुझ पर और इस पर एक पाक दामन लड़की पर इल्ज़ाम लगा सकते हो? शहरी को उसकी बातों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर वो कैसा मर्द था जो अपनी बीवी की पाक दामनी पर उंगली उठा रहा था? ये पाक दामन जो दिन की रोशनी में एक गैर मर्द के साथ नजर आती है, तुम उसे पाक दामन समझते हो? मैं भी किससे कह रहा हूँ जिसे खुद मैंने इस लड़की के साथ पकड़ लिया। वो शख्स अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। तभी शहरी शदीद गुस्से से आगे बढ़ा और उसे बुरी तरह मारने लगा, लेकिन अगर वो लड़की बीच में ना आती तो शायद शहरी उस शख्स को जान से ही मार देता। डॉक्टर, खुदा के लिए मुझे उस जगह पर ले जाइए। सजल उस बच्ची को लिए जब उस पेशेंट के रूम में दाखिल हुई तो उस पेशेंट ने हाथ जोड़ते एक एनजीओ का पता बताकर उससे मिन्नत की वहाँ उसे ले जाने के लिए, मगर ये बहुत मुश्किल था सजल के लिए, क्योंकि वो शख्स इस पोजीशन में नहीं था कि उसे बाहर ले जाया जा सके। इस एक्सीडेंट में उसका पूरा जिस्म झुलस गया था और उसकी हालत बहुत बुरी थी, तो वो भला कैसे उसे वहाँ से अकेली ले जा सकती थी? देखें, आप ज़्यादा बातें मत करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हम इंतज़ामिया के हुक्म के बगैर आपको बाहर नहीं ले जा सकते। जब तक वो इजाज़त ना दें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सजल की बात पर वो शख्स बेचारगी से उसे देखने लगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरा वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है। मेरी बच्ची। वो बेबसी से ऐनी की तरफ देखते हुए ठहर गया। वो अभी बहुत छोटी है, मुझे लग रहा है कि मैं अब नहीं बचूंगा। मेरी ज़िंदगी हर गुज़रते
लम्हे के साथ कम होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को वहाँ से उन लोगों के पास छोड़ आऊँ, अब वही लोग उसके अपने हैं। वो एनी को देख रहा था, जबकि सजल उसकी आंखों में शर्मिंदगी, पछतावा और न जाने कैसे कैसे एहसासात देख रही थी। वो ये सब देख तो रही थी, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, मैं डॉक्टर हातिम से बात करती हूँ, वो अगर इजाज़त देंगे तो मैं खुद आपको वहाँ ले जाऊँगी। वो मुस्कुरा कर उसे देखते हुए बोली। तो वो शख्स उसकी बात पर शायद पुरसकून हो गया, क्योंकि अब वो हाथ आगे बढ़ाए उसे अपनी बेटी को पास लाने के लिए कह रहा था। तो सजल उसके इशारे पर तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके पास बेड पर खाली जगह पर एनी को बिठाकर वहीं खड़ी हो गई और उन दोनों को देखने लगी, जबकि दूसरी तरफ वो शख्स जो बेड पर लेटा था, वो लेटे लेटे अपनी बेटी को सीने से लगाकर बुरी तरह रोने लगा, उससे माफ़ी मांगने लगा, जबकि बच्ची नासमझी से जो पहले ही उसे देख रही थी बुरी तरह रोने लगी उसके रोने पर। गुलेरानिया सजल बच्ची को पकड़े उस पेशेंट के साथ एक कंपाउंडर के साथ हॉस्पिटल के उस रूम से बाहर निकली जहां वो पेशेंट इतने दिनों से एडमिट था। सामने स्ट्रेचर पर एक लड़की को ले जाया जा रहा था। वो पेशेंट उस लड़की को देख बुरी तरह से उस लड़की का नाम लेने लगा जो स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ी थी। सर, ये लड़की, क्या आप इसे जानते हैं? डॉक्टर हातिम खान जो उस लड़की के केस को 7 महीनों से हैंडल कर रहा था, आज एक पेशेंट के मुंह से उसका नाम सुनकर आगे बढ़ा। इस लड़की को यहाँ बुरी हालत में एक आदमी लेकर आया था, जिसका कहना था कि वो उसकी गाड़ी के आगे आई थी, जबकि डॉक्टर हातिम खान को उसके झुलसे चेहरे को देख मामला कुछ और लगा। तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म करके उस शख्स को पुलिस के हवाले करके उससे उस दिन उस लड़की के मुतालिक पूछ-गछ करने के लिए कहा था। लेकिन जब पुलिस ने उस शख्स से पूछ-गछ की, तब भी उस शख्स का वही कहना था जो उसने डॉक्टर हातिम से कहा। अब किसी के मुंह से उस लड़की के नाम को जानकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो लड़की कोमे में चली गई थी जब उसे यहाँ लाया गया था। जी जी, ये मेरी साबका बीवी है और ये हमारी बच्ची। जहांगीर ज़ेब ने नम आंखों से गुले रानिया के झुलसे चेहरे की तरफ देखते कहा, अच्छा ठीक, वैसे ये इनके साथ हुआ क्या था? इनके साथ कोई हादसा पेश आया था या फिर बात कुछ और है? डॉक्टर हातिम ने संजीदगी से गुले रानिया के झुलसे चेहरे की तरफ देखते हुए उससे पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब, मैं गुनाहगार हूँ इसका, इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी माजूरी की सूरत में। आप प्लीज़ इसे बुलाएं। डॉक्टर साहब, मुझे इससे भी माफ़ी मांगनी है, मैं इसका भी गुनहगार हूँ। वो व्हील चेयर पर बैठा हाथ जोड़ते बुरी तरह रोते हुए डॉक्टर हातिम से बोला, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं और आपने ऐसा क्या किया है इनके साथ जो ये सब कह रहे हैं? डॉक्टर सजल ने उस शख्स को रोते देख कहा तो जहांगीर ज़ेब की नज़रें ऊपर उठी और वो सजल को देखने लगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ इसके शोहर को इन्फॉर्म कर दें, वो अनजान है इस बात से कि उसकी बीवी मर चुकी है, इस तरह शायद मैं उससे भी माफ़ी मांग सकूं। जहांगीर ज़ेब बुरी तरह से रो रहा था। उसकी चीखों से डिस्टर्ब होकर अचानक एनी भी बुरी तरह रोने लगी, और ये ममता की मोहब्बत थी या कोई मोजज़ा? इतने महीनों बाद खुले रानिया के जिस्म में हरकत सामने कब से खामोश खड़ी डॉक्टर उर्वा ने महसूस की तो खुशी से आगे बढ़ी और डॉक्टर हातिम को उस तरफ मुतवज्जो कर गए। डॉक्टर, ये अभी हिली हैं, मैंने इन्हें देखा है, इनकी उंगली ने हरकत की है। डॉक्टर उर्वा की आवाज़ पर सब गुले रानिया की तरफ मुतवज्जो हुए, जो सच में मूव कर रही थी। तभी डॉक्टर हातिम के कहने पर सब अलर्ट होकर तेज़ी से उस तरफ चले गए और डॉक्टर सजल के इशारा करने पर कंपाउंडर जहांगीर ज़ेब को भी उनके साथ लेकर चलने लगा। डॉक्टर, कहाँ है मेरी वाइफ? क्या क्या वो ठीक तो है ना? जब उसे सिटी हॉस्पिटल से गुले रानिया के मुतालिक पता चला तो वो अपने सब इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़कर वहां पहुंचा। सामने खड़ी डॉक्टर्स की टीम को देख वो आगे बढ़ा और उनसे बेकरारी से पूछने लगा, शी इज़ ओके मिस्टर शहरयार, सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत करें, बस कुछ ज़रूरी चेकअप्स हैं जो हमारी टीम जाके कर रही है, परेशान ना हो। डॉक्टर हातिम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। सजल जो वहीं आ रही थी शहरयार बख्श शाह को देख हक्का बक्का रह गई। एनी, मेरा बच्चा। एनी जो सजल की गोद में कब से खामोश थी, उसे देख खुशी से गिलगिलाने लगी, गुलकारियां मारने लगी, और शहरयार बख्श शाह एनी की गुलकारियां सुनकर सामने देखने लगा तो उसे नूरे हरम की बहन की गोद में देख शॉक्ड रह गया। फिर खुद जाकर संभालता वो आगे बढ़ा और उससे एनी को लेकर कहने लगा, शहरयार बख्श शाह। वो जो एनी को प्यार कर रहा था, उस आवाज़ पर वो सजल के पीछे देखने लगा जहाँ से यह आवाज़ आई थी। सामने जहांगीर ज़ेब को व्हील चेयर पर देख वो साकित रह गया, जो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए नीचे देख रहा था।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो जलील कमीने इंसान। वो उसे नफरत से घूर कर घुर्राते हुए पूछने लगा। मैं यहाँ अपने गुनाहों की वजह से हूँ शहरयार बख्शा, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं जिस हालत में हूँ ये शायद तुम दोनों को जुदा करने की सज़ा है। वो अपने बेजान पैरों की तरफ देखते बोला। माफ़ी? तुम अब मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? क्या किया था तुमने, याद है ना, गुलेरानिया के साथ? बुज़दिल इंसान, क्या क्या किया तुमने, भूल गए क्या तुम वो सब? वो नफरत से चीखा। मैं नहीं भूला, सब याद है, और यही बातें तो मुझे रोज़ मारती हैं। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। जहांगीर ज़ेब ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा कमीने इंसान, और मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ तुम ये सब रोज़ सोच सोच कर मरो, लेकिन तुम्हें मौत ना आए, और जब आए तो तुम तड़प तड़प कर मरो। शहरयार बख्शा नफरत से कहते एनी को लिए वहाँ से दूर जा खड़ा हुआ, तो जहांगीर ज़ेब उसकी बातों पर नम आंखों से उसे देखने लगा जो दूर खड़ा था। तभी उसके दिमाग में आया कि शहरयार ने अभी जो कहा था वो सब कुछ सच है, तो वो तो यही डिज़र्व करता है। वो एक खुदगर्ज इंसान इसी काबिल है कि उसे शहरयार और गुलेरानिया कभी माफ़ ना करें। जब गुलेरानिया को रूम में शिफ्ट किया गया तो शहरयार एनी को लेकर अंदर दाखिल हुआ, तो बेड पर उसके लागिर वजूद को देख उसकी आंखें भीग गईं। तकलीफ तो उसे उसके झुलसे हुए चेहरे को देख कर हुई थी। ये क्या हाल बना दिया है इस जालिम ने तुम्हारा गुल, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो भी उसी तरह तड़पेगा जिस तरह उसने तुम्हें उस रात तड़पाया था। वो बेड के पास रखी कुर्सी पर जा बैठा और गुलेरानिया के कमज़ोर हाथ को पकड़ उसकी पेशानी से सर लगाकर रोते हुए बोला। एनी उसकी गोद में बैठी गुलेरानिया को देख रही थी। गुल अब उठ जाओ ना प्लीज़, अब और मत सताओ मुझे, वरना मैं भी खुद को इसी हालत में ले आऊँगा जिस हालत में तुम हो इस वक्त। वो इसी तरह उसका हाथ पेशानी से लगाए बोल रहा था। तभी उसे गुलेरानिया के हाथ में जुम्बिश महसूस हुई, तो झटके से उसने अपना सर उठाकर देखा। गुलेरानिया की आंखें आहिस्तगी से खुल रही थी। गुल। तेजी से वो उठा और एक हाथ से उसके चेहरे को थपथपाने लगा। दूसरे हाथ से एनी को पकड़ने के बावजूद भी वो गुलेरानिया को होश में ला रहा था, कोशिश कर रहा था। बिलाखिर जब वो होश में आई तो अपने सामने उसे देख रोकर अपना दूसरा हाथ उठाकर उसने उसे अपने करीब बुलाने लगी। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? सुकून से रहने ही नहीं देते हो तुम मुझे। अभी भी तुम्हारा रोता चेहरा मेरे ख्वाब में आया। तुम ना एक नंबर के जालिम हो, मुझे अब सुकून से सोने भी नहीं देते। वो नकाहत ज़दा आवाज़ में कहती उसे देखने लगी, तो उसकी बात पर उसे हैरत से देखने लगा वो। मतलब वो होश में उसकी वजह से आई थी क्योंकि उसने उसे ख्वाब में देखा। ये उसके लिए किसी कीमती खजाने से कम बात ना थी, क्योंकि वो लड़की अब उसे अपने ख्वाबों में देख रही थी जो उससे बेहद नफरत करती थी। तुम ठीक तो हो ना? वो उसके गाल को छूकर उससे पूछने लगा, तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो वो परेशानी से यकदम उठा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसके बढ़ते कदम गुलेरानिया की आवाज़ पर ठहरे। डॉक्टर को बुलाने। उसके हाथ को पकड़कर वो कहने लगा, तो वो ताज्जुब से बोली, वो किस लिए? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। आंखें हैरत से खुली हुई थी, जबकि वो उसके चेहरे पर सजे हैरत के बादल देख मुस्कुराया। वो इसलिए कि मेरी पागल बीवी मुझे अब अपने ख्वाबों में देख रही है। ये तो बहुत संगीन बात है। डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। उसके गाल को छूकर वो मायनी खेजी से मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहने लगा, तो उसकी बात पर उसे सख्त नज़रों से घूरने लगी। वाकई ये तो संगीन मामला है, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को अपने ख्वाबों में देख रही हूँ जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो नरोटेपन से कहती उसे घूरने लगी। सच में तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करती? वो उसकी आंखों में देखता संजीदगी से कहता। उसके गालों को छूकर पीछे हटा तो अपने चेहरे पर उसे अचानक तकलीफ महसूस हुई। वो कराह उठी। उसे तकलीफ में देख वो जो शरारत करने के मूड में था परेशानी से झुका और उसे देखने लगा। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? वो परेशानी से उस पर झुका उससे पूछ रहा था। तभी पीछे से डॉक्टर उर्वा की आवाज़ पर पीछे हटा और उसे देखने लगा। अभी इन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, ये ठीक नहीं हुई हैं पूरी तरह। आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और हो सके तो इन्हें ज़्यादा बोलने ना दें। अगर ये बात करेंगी तो इन्हें तकलीफ़ होगी। डॉक्टर उर्वा की बात पर शहरयार ने गुलेरानिया की जानिब परेशानी से देखा, जो अब खामोशी से उसी को देख रही थी। डॉक्टर साहिबा, आप फिक्र मत करें, मैं अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखूंगा, शहरयार ने डॉक्टर उर्वा की तरफ देखते हुए कहा, जबकि उर्वा उसको डॉक्टर को गौर से देखने पर सख्त नज़रों से घूरने लगी। वो उस वक्त कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन बाद में उसे अच्छा खासा सुनाने का सोचकर वो गुस्से से अपनी आंखें मूंद गई। उस नर्स को घूरना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। शहरयार उसे लिए हॉस्पिटल के खूबसूरत से पार्क में आया था। वो सामने देखते हुए आगे चल रहा था। गुलेरानिया उससे बात करने के लिए पीछे मुड़ी तो उसकी नज़रों को सामने से तेज़ी से आती
अपना रुख आगे की तरफ करती उस सिमत देखने लगी जहां शहरयार देख रहा था। सामने से एक नर्स को आते देख वो समझी कि शहरयार उसी को देख रहा है, जबकि शहरयार नज़रें आगे की तरफ किए एहतियात से चल रहा था ताकि उसे तकलीफ ना हो। वो इस वक्त व्हील चेयर पर थी वो उस वक्त व्हील चेयर पर थी। शायद ज़्यादा भागने की वजह से उसके पैर इतने ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा इस दिल में अब कोई भी जगह नहीं बना सकता, फ़कत तुम ही हो मेरे दिल में। वो उसे देखते कहने लगा। तभी कुछ याद आते वो दोबारा बोला, वैसे उस रात तुम उस घर से बाहर कैसे निकली थी जिस रात उस जहांगीर ने हमारे घर में आग लगाई? वो संजीदगी से पूछने लगा। उस रात? गुले रानिया उस रात को सोचती बस इतना ही बोली, हाँ उस रात क्या हुआ था? तुम कैसे बाहर निकली? शहरयार ने उसके कंधे पर हाथ रखते पूछा। उस रात मेड ने मुझे बाहर निकाला था शहरी, और वो खुद खुद जलकर मर गई। वो ये सब याद करती बुरी तरह से रोने लगी थी। अब रोने की वजह से उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। अब वो पैनिक होकर बेहोश हो गई। उसका सर नीचे की तरफ ढलक गया। तभी शहरयार को उसकी हालत का पता चला तो सख्त परेशान हो गया। गुले रानिया के सर झुकने की वजह से उसके गले में लटका लॉकेट खुलकर नीचे घास पर गिर गया, जो शहरयार ने नहीं देखा, और उसे जल्दी से उसने व्हील चेयर से उठाया और तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। बाबा आप जिद मत करें, ये सूप अच्छे बच्चों की तरह पी लें वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। इर्तज़ा खान उस वक्त डॉक्टर हातिम के हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो सब भाई अब बिल्कुल एक फैमिली की तरह घुल मिल गए थे। पहले की रंजिशें भूल कर अब वो एक हो चुके थे। नूरे हरम उस वक्त हॉस्पिटल में बने छोटे से पार्क में इर्तज़ा खान को लेकर आई थी। उसके हाथ में सूप का बॉल था जो वो अपने डैड के लिए बना कर लाई थी, मगर वो ज़िद कर रहे थे कि उन्हें सूप नहीं पीना। वो चेहरा दूसरी तरफ करके नीचे देखने लगे। तभी नीचे एक लॉकेट को गिरे देख वो नीचे झुके और उस लॉकेट को उठाकर गौर से देखने लगे। तभी वो मुड़ी और नूरे हरम की जानिब देखने लगे, जो बॉल पकड़े उन्हीं को देख रही थी। नूर बच्चे, मैंने जो आपको लॉकेट दिया था वो कहाँ है? वो उससे पूछने लगे। डैड ये हमारे पास है। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? नूरे हरम ने अपनी गर्दन पर शान से सजे उस लॉकेट को हाथ में लेकर उन्हें कहा तो वो साकित रह गए, क्योंकि ये लॉकेट नूरे हरम जब उन्हें मिली थी तब से उसके गले में था, और उसके अंदर जो तस्वीरें थी शायद वो उसके माँ बाप की थी। ये सब याद करके वो तेज़ी से उस लॉकेट को खोल देखने लगे तो अंदर उसी औरत और मर्द की तस्वीर देख हैरत से नूरे हरम की जानिब देखने लगे, जो अपना लॉकेट पकड़े उन्हें ही देख रही थी। नूर बच्चे, पता करो ये लॉकेट किसका है, जल्दी। वो लॉकेट आगे बढ़ाकर नूर से बोले। डैड ये लॉकेट तो बिल्कुल हमारे लॉकेट की तरह है। नूरे हरम ने जब उनसे वो लॉकेट लिया तो शॉक्ड होकर उसको छू कर फिर से अपने गले में पड़े लॉकेट को छूने लगी, जो बिल्कुल एक जैसे थे। नूर बच्चे, हो सकता है ये लॉकेट आपके किसी खूनी रिश्ते में से किसी एक का, जो इस वक्त इस हॉस्पिटल में हो। बच्चे जल्दी से पता करो उसका, वरना देर हो जाएगी। वो उसे देखते हुए बोले तो वह सर हाँ में हिलाती उन्हें लिए अंदर की जानिब बढ़ी, जबकि उनकी सोच उसी लॉकेट के गिर्द घूमने लगी कि आखिर वो कौन हो सकता है। नूरे हरम की माँ, बाप, बहन या भाई जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। गुले रानिया की आंखें खुली तो शहरयार को अपने सामने देख उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन शहरयार के शानों से पकड़ने पर वो रुक गई। नहीं गुल, अभी कुछ मत कहो, बस ऐसे ही लेटी रहो। जब वो कुछ कहने वाली थी तो शहरयार ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे रोकते हुए कहा, मेरा लॉकेट शहरी, मेरा लॉकेट कहाँ गया? रानिया को महसूस हुआ तो वह हाथ आगे बढ़ाकर अपने गले को छूने लगी, लेकिन वहाँ उसे जब अपना लॉकेट नहीं मिला तो वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करते बोली, गुल प्लीज़ लेटी रहो, क्यों खुद को तकलीफ़ देती हो तुम? वो लॉकेट तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है ना? शहरयार ने उसे लिटाते हुए कहा। नहीं शहरी, वो मेरी ज़िंदगी से भी अहम है। उसकी बात पर वो उसे देखने लगा। क्या कह रही हो ये तुम? वो लॉकेट तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कैसे हो सकता है? वो आपके शदीद गुस्से से उसे झिंझोड़ कर पूछने लगा। उसे लॉकेट के लिए इतना पॉजेसिव देख वो गुस्सा हो रहा था। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उसे ढूंढने जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लॉकेट, वो उठते हुए जनूनी होकर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो लॉकेट तुमसे ज़रूरी नहीं मेरी नज़रों में। तुम लेटी रहो वरना मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम क्यों मुझे खुद पर सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो? आखिर उस लॉकेट में ऐसा क्या था जो इतनी पैनिक हो रही थी? वो उसे बेड पर लिटाकर संजीदगी से उसे देखते सोचने लगा। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। वो मेरे मम्मा बाबा की आखिरी निशानी है शरी, मुझे उसे ढूंढने दो प्लीज़। अब के वो सख्त बेबसी से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए रो कर बोली तो उसकी बात पर शहरयार अपना गुस्सा भूलकर आगे बढ़ा और उसे खुद से लगाकर चुप कराने लगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो लॉकेट तुम्हारे माँ बाप की निशानी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुल, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ।
वो सच में शर्मिंदा था। उसे लगा कि वो लॉकेट शायद उसे जहांगीर ने दिया था, जो वो इतनी परेशान हो रही थी, लेकिन वो उसे ये बताकर तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। ये लॉकेट वाहिद मेरा कीमती असासा है, इससे मुझे उनकी और अपनी बहन की याद आती है। शैरी, मैंने उन्हें तो खो दिया, अब मैं इसे नहीं खो सकती। प्लीज़ तुम ढूंढ कर लाओ ना मेरा लॉकेट, प्लीज़। वो सुर्ख आंखों को ऊपर उठाकर देखती उसे बोली तो शहरयार ने उसके आंसू साफ करते अपना सर हाँ में हिलाया तो वो उससे लगकर माजी में जो कुछ हुआ उसे सोचने लगी। बाबा नहीं। 12 साला वो बच्ची उस हवेली के एक रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो अपनी छोटी बहन का हाथ सख्ती से पकड़े रूम के अंदर अपने बाबा और मोरे को देखते चीख कर बोली। पूरी हवेली को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। आग आहिस्ता आहिस्ता से पूरी हवेली में फैल रही थी। उसे और उसकी छोटी बहन हरम को थोड़ी देर पहले उसके बाबा सरदार हाकिम खान ने उस रूम से बाहर निकाल कर उसे हरम को हवेली से बाहर ले जाने का कह कर वो खुद अंदर की जानिब बढ़े, जहाँ वो अपनी बीवी और उनकी माँ के पास गया जो बेहोश पड़ी थी। रानिया बच्चे, चली जाओ, अपनी बहन को यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाओ। और बच्चे, ये आग किसी दुश्मनी की वजह से नहीं लगी, यह हादसाती तौर पर लगी है। ठीक है, किसी को कसूरवार मत समझना मेरी बच्ची। सरदार हाकिम ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन ये कहकर वो उसे बावर भी करवा गए कि यह आग हादसाती तौर पर लगी है। जाओ बेटा, अपनी बहन को लेकर जाओ यहाँ से। वो चीख चीख कर उसे वहाँ से जाने का कह रहे थे, मगर वो हरम का हाथ सख्ती से पकड़े वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। तभी उसने जो देखा वो उस 12 साला लड़की के लिए बहुत खतरनाक था। वो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर गई। तभी उसे हरम के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो होश में आई और रोते हुए वहाँ से उसे भागते हुए लेकर जाने लगी। जब वो दोनों बाहर आईं तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गए, जबकि हरम अपनी आपी को नीचे गिरते देख तेजी से रोने लगी। वो तेजी से आगे बढ़ी और गुले रानिया को आवाज़ देने लगी, लेकिन जब वो होश में ना आई तो वो उठी और हवेली से दूर बनी पक्की सड़क की तरफ बढ़ी ताकि किसी को बुला सके। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतना सदमा लगने की वजह से वो भी बेहोश होकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ से इर्तज़ा खान, जो अपने भाइयों के घर से निकालने की वजह से कराची के लिए निकल रहे थे, रास्ते में एक बच्ची को बुरी हालत में पड़े देख उसे वहां से उठाकर ले गए और यहीं से वो दोनों बहनें एक दूसरे से अलग हुईं। गुले रानियां माजी की तकलीफ दे यादों से निकलकर अपनी बहन और माँ बाप का सोच आंसू बहाने लगी। हॉस्पिटल के पार्क में क्या आप लोगों को कोई लॉकेट मिला है? शहरयार गुले रानिया को तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसीलिए अब वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक नर्स से खड़ा पूछ रहा था। नूरे हरम, जो लॉकेट हाथ में लिए सजल की तरफ बढ़ रही थी, शहरयार बख्श शाह को वहां देख अचंभे से उसे देखने लगी, लेकिन उसे किसी लॉकेट की बाबत नर्स से पूछते देख वो तेजी से आगे बढ़ी। क्या वो ये लॉकेट तो नहीं देवर साहब? वो उसके पास पहुंचकर लॉकेट आगे करते हुए बोली तो शहरयार उसकी आवाज़ पर उसे देखने लगा। उसे पता था कि उसका बाप यहीं इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और ये हॉस्पिटल हैदर खान के चचा ज़ात का था। वो ये भी जानता था। ये भाभी आपको कहाँ से मिला? अब वो एहतराम से उससे बात करने लगा, क्योंकि वो गजलान शाह की बीवी थी और उसका फ़र्ज़ बनता था कि उससे इज्जत से पेश आए। पार्क से उसके कहने पर वो हाथ बढ़ाकर उस लॉकेट को लेकर तेजी से वहां से जाने लगा, लेकिन नूरे हरम की बात पर वो ठहरा। जो उसने कहा था वो उसके लिए शॉकिंग था। क्या ये लॉकेट आपका है शहरी भाई? क्या आप ही मेरे भाई हैं? वो उसके इस कदर उम्मीद से उससे पूछने लगी। नहीं, ये लॉकेट मेरा नहीं, मेरी बीवी का है। वो अब गौर से नूरे हरम को देखने लगा, जिसमें उसे गुले रानिया की थोड़ी सी झलक नजर आई तो वो समझ गया कि उसकी खोई हुई बहन यही है। वो उस वक्त कहाँ है और यहाँ हॉस्पिटल में आप क्या कर रहे हैं? वो उसे देखती हुई आखिर में परेशानी से पूछने लगी तो शहरयार उसे वो सब बताने लगा जो गुले रानिया के साथ हुआ था, जिसे सुनकर वो गुस्से से मुठ्ठियाँ कसने लगी। सदमे की वजह से नूरे हरम शायद अपना माजी भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि अपने असली माँ बाप भी नहीं। गुले रानिया के पास इर्तज़ा खान को जब नूर लेकर आई तब वो उन दोनों से बोले, इसीलिए मेरी बहन को कुछ भी याद नहीं, लेकिन अब मैं उसे सब कुछ याद कराऊंगी। मैं वो सब नहीं भूली और ना ही अपनी बहन को भूलने दूंगी। गुले रानिया ने नूरे हरम को खुद से लगाते हुए कहा तो वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मुस्कुराकर उन दोनों बहनों की जानिब देखा जो इतने सालों बाद मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। गजलान साईं नूरे हरम की जानिब देखते हुए दिल में उसकी खुशी की दुआ करने लगा कि वो हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे और उसे कोई भी गम छू कर भी ना गुजरे। ये आप क्या कर रही थी? एक गरीब बच्चे पर जुल्म! हमने आपको ऐसा तो नहीं समझा था। आपने हमें बहुत मायूस किया माँ महर।
आलमदाद उसे अपने फ्लैट में लाकर अपने रूम में छोड़ते हुए शदीद गुस्से से कहने लगा। उसे लग रहा था कि वो भी अपने ग्रुप के साथ मिली थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वो उसे आज इस तरह बात करते देख फटी फटी नज़रों से उसे देखते बोली, तो वो सब क्या था जो हमने देखा था वहाँ पर बेगम? वो सख्त नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। तुमने सिर्फ वो देखा जो तुम्हें नज़र आया। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि मैं उसकी हेल्प कर रही थी। मैं उसे उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी पसंद नहीं किसी पर जुल्म होते देखना। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झूठ मत बोलिए बेगम साहिबा। वो दोस्त हैं आपके जो रोज़ उसामा पर तशद्दुद करना चाहते हैं, रोज़ उसे टॉर्चर करते हैं। तब आपने उसे क्यों नहीं बचाया था? वो उसे बुरी तरह झिंझोड़ते पूछने लगा। उस वक्त मैंने अपने दोस्तों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं उसे सज़ा देना चाहती थी, क्योंकि तुम उसे बहुत अहमियत दे रहे थे मिस्टर, जो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए मैंने पहले उसे नहीं बचाया अपने दोस्तों के जुल्म से। वो उंगलियों को आपस में जोड़ नज़रें नीचे झुकाकर शर्मिंदगी से बोली, जबकि आलमदाद उसकी बात पर हैरत से उसे देखने लगा। क्या? शौक सी कैफियत में वो बस इतना ही कह सका। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा मेरे सिवा किसी और को अहमियत देना बिल्कुल पसंद नहीं। वो शर्म से सुर्ख होती अपने रुखसारों को उससे छुपाने की खातिर अपना चेहरा नीचे झुकाकर ये जाने बगैर कि वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है, वो पता नहीं उसे क्या कह गई थी। पगली, ये इश्क में जलने की निशानी है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरे समझाने के बाद तुम्हें बात ज़रूर समझ आएगी। आलमदाद उसे खुद से लगाते गंभीर आवाज़ में बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ मेहर उसकी हरकत पर सख्त सटपटा कर बोली थी। जानेमन मोहब्बत।